न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। उड़ान से पहले एयर इंडिया पायलट की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल सुप्रिया सुले ने हिंजवड़ी बुनियादी ढांचे पर सीएम की आलोचना। आप नेता ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। तो खबरें विस्तार से। उड़ान से पहले एयर इंडिया पायलट की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2414 की उड़ान भरने से पहले एक पायलट की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। एयरलाइन के मुताबिक यह घटना 4 जुलाई की सुबह हुई, जब पायलट को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। एयर इंडिया ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए जल्द ही एक अन्य पायलट की व्यवस्था की, जिससे उड़ान को समय पर रवाना किया जा सका। फिलहाल पायलट की हालत स्थिर है और वे डॉक्टरों की निगरानी में है। एयर इंडिया ने इस असुविधा के लिए यात्रियों से खेद जताया है। बढ़तेली खबर की ओर। सुप्रिया सुले ने हिंजवड़ी बुनियादी ढांचे पर सीएम की आलोचना की। बारामती की सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ हिंजवाड़ी, मान और मारुंजी के IT हब क्षेत्र में लगातार बुनियादी ढांचे की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक निश्चित बैठक नहीं होने पर निराशा व्यक्त की है। खराब सड़कें, यातायात की भीड़ और जल भराव जैसी समस्याओं इन क्षेत्रों में हजारों IT पेशेवरों और निवासियों को प्रभावित करती रहती है। सुले ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय मांग रही हूं, लेकिन मुझे अभी तक उचित समय नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने उन रिपोर्टों को स्वीकार किया है। इन मुद्दों पर कल एक बैठक निर्धारित की जा सकती है। निर्णय घेतलेला आहे आज की महिन्यातून 2 वेळा मी स्वतः हिंजवडीला येणार, महिन्यातून 2 वेळा मी स्वतः या सगळ्याचा रिव्ह्यू घेणार। मी माननीय आमदारांनाही केलेला आहे कॉन्टॅक्ट, पण आमदार ह्याला आहेत अधिवेशनामध्ये। माझा एवढीच विनंती आहे की सरकार असू दे, आम्ही लोकप्रतिनिधी असू दे, आम्ही सगळ्यांनी एकत्र मिळून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे। हा काही राजकीय पक्ष विषय नाही, त्यामुळे जितके आम्ही एकत्र ताकदीने एकत्रपणे राहू, सगळेच म्हणजे सरकार पण, आमदार पण, मी स्वतः, आम्ही सगळ्यांनी एकत्र एक टीम म्हणून हा मार्ग काढला पाहिजे। त्याच्यामुळे मी स्थानिक आमदारांनाही कॉन्टॅक्ट केलं होतं, पण ते असेंब्लीमध्ये असल्यामुळे त्यांना आज येता आलं नाही। पण मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना आजही परत पत्र लिहिणार आहे, आधी अनेक वेळा लिहिलेलं आहे की आमची सगळ्या मान असेल, हिंजवडी असेल, या सगळ्या लोकांचं म्हणणं आहे की ह्याला एक कॉम्पिटंट अथॉरिटी हेड असलं पाहिजे, इंडिपेंडंट। इथे करोडो रुपयांचा इथून बिझनेस होतो, इंटरनॅशनल होतो। तुम्हाला आठवत असेल, एक 5-7 वर्षापर्यंत हिंजवडी आणि हा संपूर्ण भाग अतिशय सुंदर होता, स्वच्छ होता, अतिशय ऑर्गनाइज्ड होता। पण गेल्या 5-7 वर्षामध्ये अनेक कामही निघाली आहेत, नवीन प्रचंड कन्स्ट्रक्शन झालंय, काही कन्स्ट्रक्शन नाल्यांवर झालेलं आहे, त्याच्यामुळे प्रचंड विस्कळीतपणा इथे आलाय। आणि आम्ही सातत्याने गेले 2-3 वर्ष महाराष्ट्राच्या सरकारला विनंती करतोय की इथली कॉम्पिटंट अथॉरिटी ठेवा, ज्याच्यातून हे प्रश्न सोडतील। नाले साफ करणं अतिशय तातडीने करणं गरजेचं आहे आणि ट्रॅफिकचं जे कोऑर्डिनेशन होतं ते खूप वेळा चुकीच्या पद्धतीने होतं किंवा जे सुझाव येतात त्याच्यामुळे आणखीन ट्रॅफिक जॅम होतं। त्याच्यामुळे ट्रॅफिक असेल, नॅशनल हायवे बाहेरही माझं बोलणं झालं। आता नॅशनल हायवेनी लँड ॲक्विजिशन काही PCMC कडून पेंडिंग राहिले, ते 80% दिलेलं आहे, 20% झाल्यावर तीही कामं सुरू होतील। त्यामुळे सगळ्या ज्या अथॉरिटीज आहेत, म्हणजे कलेक्टर, MIDC, PCMC, नॅशनल हायवे आणि PMRDA, या सगळ्यांशी माझं आज सकाळी बोलणं झालंय। सगळ्यांच्यावर कोऑर्डिनेशन आमचं रेग्युलर चालू आहे। आमची एवढीच विनंती आहे की महाराष्ट्राच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्या सगळ्याची एक जम्बो मीटिंग घ्यावी आणि ह्याच्यातून मार्ग काढावा। त्या मीटिंगला आम्हाला बोलवलं तर आम्ही आनंदाने जाऊ, कारण आम्ही मदत करायला इथे बसलेलो। त्याच्यामुळे आमदार, खासदार, स्थानिक जे कोणी लोकप्रतिनिधी असतील, NGOs असतील, त्या सगळ्यांची एक जम्बो मीटिंग माननीय मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावी। मी वेळही मागितली आहे माननीय मुख्यमंत्र्यांना याच्यासाठी। मला त्याचं उत्तर माझ्याकडे नाही। माननीय मुख्यमंत्री महिन्याला येतात, आठवड्याला येतात आता पुण्याला, त्यांना विचारा आपण। माझी विनम्र विनंती आहे महाराष्ट्राच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांना, मी स्वतः त्यांना वेळ मागितलेली आहे, कारण का PMRDA हे त्यांच्या माझं आज सकाळी म्हणजे मागच्या आठवड्यातही झालं, आजही झालं। माननीय उदय सामंतांनी त्यांची सगळी टीमही इथे पाठवली होती, मी त्यांचे जाहीर आभार मानते। आणि पुढच्या आठवड्यात 8 तारखेला उदय सामंतांची वेळ आम्ही घेतली, इथले सगळे विषय घेऊन आम्ही इंडस्ट्री मिनिस्टरकडे जाणार आहोत।
नाही, पालकमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, इंडस्ट्री मिनिस्टर आणि सगळ्या कॉम्पिटंट अथॉरिटीज, PMRDA, कलेक्टर, नॅशनल हायवे आणि कोण राहिलं, MIDC, सगळ्यांना कॉन्टॅक्ट झाल्यात, मीटिंग झाल्यात, पत्रव्यवहार झाले, सगळं झाले. पाहणी केली, त्याच्यात 16 ठिकाणी मिळालेली आहेत, ते बुजवण्यात आलेले आहेत. त्याच्यामध्ये काही मोठ्या बिल्डरांचा पण समावेश आहे. नाही. तारखेपर्यंत नोटीसला उत्तर नाही दिलं, काही कारवाई नाही केली तर गुन्हे दाखल करू. नाही, आम्ही तर हे किती दिवस सांगतोय नाल्यांचा इशू. आम्ही वारंवार हे सांगतोय आणि मी पुढच्या आता आज 4 तारीख आहे, आम्ही त्यांना 2-3 आठवड्याचा कालावधी दिला आहे सगळं करायला. 26 तारखेला मी स्वतः परत येणार आहे. इधर PMRD आणि सगळ्यांचे सत्कार करू आभार मानून की चांगलं काम केलं म्हणून, नाहीतर आम्हाला आंदोलनाशिवाय दुसरा काही मार्गच राहणार नाही. कारण का आम्ही सगळे प्रयत्न खूप विनम्र म्हणजे हात जोडून माननीय मुख्यमंत्र्यांना वेळ मागितली, पत्र लिहिलेलं आहे, फॉलोअप केलेले आहे, सगळं केलेलं आहे. हम 9 घंटे काम करते हैं. सूर्य हॉस्पिटलचा रोड नाही, कंटिन्युअसली नाले सफाई, रस्ते, मेट्रोचा रोडा होतोय तो. मी तर एवढंही सजेस्ट केलं की शाळांचे टायमिंग पुढे मागे करता येईल का, 15 मिनिटं 20 मिनिटं, तो एक लोड करतो. वी आर इन सोल्युशन मोड. आम्ही सरकारला असिस्ट करण्यासाठी आलोय. आम्ही काही हा विरोधाचा विषयच नाहीये. झालं ऑलरेडी बोलणं झालं, आज सकाळीच झालं. तावडेंची डिटेल बोलणं झालं. लँड अक्विजिशनचा PCMC मध्ये तो इश्यू येतो. 80% लँड अक्वायर झालेलं आहे. ते जे 20% राहिले, वर्क ऑर्डर निघाली आहे, ते म्हणले नारळ फोडायचं राहिलंय, पण ते म्हणले हे पावसाचे 2-3 महिने संपले, 1 वर्षाच्या आत सगळे रस्ते कमी असं कमिटमेंट केलं. तो पण ती मागणी केलेली आहे मी ऑलरेडी, त्याची पत्रही दिलेली आहेत. ते डिझाईनमध्ये चेकिंग, टेक्निकल चेकिंगसाठी गेलेले. महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यासाठी मोहीम जी आहे, माझं म्हणणं आहे कुठलीही कॉम्पिटंट अथॉरिटी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी करावी. त्यांना जी कॉम्पिटंट वाटे. आम्ही सोल्युशन मोडमध्ये आहोत. मग इधर तुम्ही PCMC मध्ये घ्या त्यांना, तुम्ही स्वतःची मान हिंजवडीची एक करा. म्हणजे माननीय मुख्यमंत्र्यांना जे संयुक्तिक वाटेल तो त्यांनी निर्णय घ्यावा. आम्हाला सर्व्हिसेसमध्ये इंटरेस्ट आहे. आमच्या लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे. मग असं पोट भरलं का असं पोट भरलं, पोट भरल्याची कारण आमच्या लोकांचं. कॉम्पिटंट अथॉरिटी सरकार, मायबाग सरकार आहे ना. सरकारचं काम काय मग? व्हॉट इज गव्हर्नमेंट फॉर? गव्हर्नमेंट इज फॉर ऍडमिनिस्ट्रेशन. जे लोक हो, पण हा प्रश्न मला नाही ना, सरकारला विचारायला पाहिजे. सरकारमध्ये आहात, सत्ता कशासाठी असते? तुमच्या आयुष्यात एक चांगला बदल घडवण्यासाठी. तर हु इज द कॉम्पिटन्स? आत्ता सरकारमध्ये कोण आहे? त्यांनी करायला पाहिजे नाही. आणि आमची त्यांना मदत करायची तयारी आहे आमची. जरी मी विरोधी पक्षात असले तरी हा काय पॉलिटिकल इश्यू नाही ना. मी तर त्यांना म्हणत नाहीये की हा रस्ता इथे घेऊ नका, हा रस्ता, असं काहीच आम्ही म्हणत नाहीये. आम्ही म्हणतोय की आम्ही तुमच्याकडे फॉलोअप करतोय सरकार म्हणून. आमचे नाले साफ करून द्या, आमच्या रस्त्याचे खड्डे बुजवा. आम्ही सोल्युशन करायला तयार आहे की शाळेमध्ये जाऊन आम्ही विनंती करू, बाबा 15 मिनिटं पुढे मागे करता येईल का. म्हणजे आमची सगळी सहकार्याचीच भूमिका राहिलेली आहे. आणि सगळ्या अधिकाऱ्यांकडे फॉलोअप, माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे फॉलोअप, इंडस्ट्रीकडे, सगळ्यांकडेच फॉलोअप आहे. दुर्दैवाने हे मला बोलावं लागतंय. तरी माझ्या कानावर उडत असं आलंय की माननीय मुख्यमंत्री उद्या मीटिंग घेत आहेत. मी त्याचं स्वागत करते. आम्हाला बोलवलं, आम्ही स्थानिक आमदार, खासदार. माझी विनंती आहे माननीय मुख्यमंत्र्यांना की जर आम्ही कधीच या विषयात राजकारण आणलेलं नाही आजपर्यंत आणि आणणारही नाही. याचं कारण असं, दिस इज अ डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट. तुम्हाला आठवत असेल की आपल्या महाराष्ट्राची शान होती. मला या वास्तूचं, या प्रोजेक्टचं उद्घाटन झालेलं मी 19 आहे ना इथे, 15-16 वर्ष. पहिली 5-10 वर्ष खूप सुखात गेली आमची. इथे आलं की असे मोठे रस्ते, सुंदर झाडं, हेच आपण सगळ्यांनी, तुम्ही पण पाहिलंय. तुम्ही वयाने जरी लहान असला तरी तुम्हाला आठवत असेल. पण गेल्या 5-1 वर्षात इतका हा प्रॉब्लेम झालेला इथे आणि त्याचा आम्ही वारंवार फॉलोअप घेतो. आणि डेटा स्पीक्स लाउडर दॅन वर्ड्स. मी काय सरकारवर टीका करण्यासाठी, आय वॉन्ट अ सोल्युशन.
मी काय म्हणत नाही वेळ किती आपण अपेक्षित आम्ही आता फेजेसमध्ये काम करायचं ठरवलंय की नाले सफाई त्यांचं म्हणणं निघालेलं आहे कॉन्ट्रॅक्ट काय द्यायचंय त्यांचं. त्याच्यानंतर त्यांचं म्हणणं आहे राडा रोडा आम्ही रस्ते साफ करून घेऊ टाटा आणि पीएमआरडीए म्हणून आणि आम्ही सगळं जे एन्क्रोचमेंट आहे ते काढून देऊ. तर आम्ही त्यांना म्हणले तुम्ही 3 आठवडे घ्या 26 तारखेला आम्ही परत येतो. जर हे सगळं झालेलं असेल तर तुमच्या समोर ऑन कॅमेरा त्याच अधिकाऱ्यांचा आम्ही सत्कार करू. कारण का अच्छे को अच्छा बोलण्याचे जर त्यांनी काम केलं तर आपण कौतुकी केलं पाहिजे त्यांचं. त्याच्याच आपण का निगेटिव्ह विचार करायचा. आपण विचार करूया ना 26 पर्यंत ते करतील. नाही केलं तर मग दुसरा मार्ग काही राहणार नाही. मला माझी अजिबात इच्छा नाहीये करायची. माझी इच्छा आहे की गुणा गोविंदानी व्हावं. खरं तर पुण्यात आज दौरा आहे आणि केवळ हिंजवडीचे मूलभूत प्रश्न तर आहेत परंतु सुरक्षा पुणे असेल हिंजवडी असेल काही महत्वाचा तर काल एक दुर्दैवी घटना पुण्यात घडली. काय एकंदरीत त्या संदर्भात माहिती नाही क्राईम वाढलाय महाराष्ट्रात हा केंद्र सरकारचा डेटा सांगतो. तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने मी जी स्टँडिंग कमिटी आहे केंद्र सरकारची त्याच्या होम कमिटीवरच मी आहे. योगायोगाने कालच त्याची 2 दिवस मीटिंग दिल्लीला होती आणि त्याच्यात हे जे सायबर क्राईम्स होतात ह्याच्यावर सविस्तर आमची 2 दिवस चर्चा झालेली आणि अतिशय चांगली चर्चा झाली. पण ह्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये जो क्राईम वाढतोय ह्याची नोंद केंद्र सरकारचा डेटाच सांगतो. जो डायरेक्टली आम्हाला स्टँडिंग कमिटीतून मिळतो आणि तो केंद्र सरकारचा डेटा आहे माझा डेटा नाही. म्हणजे विरोधक म्हणून मी काहीतरी डेटा क्रिएट केला असं नाही. केंद्र सरकारचा डेटा सांगतो की महाराष्ट्रात क्राईम वाढलेला आहे आणि पुण्यात तर नक्कीच वाढलेला आहे. ती एक रिक्वेस्ट आलेली आहे. तर तीही म्हणजे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मला 5च मिनिटं वेळ दिला ना तर मी हे सगळं सांगेन. मी इतकी विनंती करते माननीय मुख्यमंत्र्यांना वेळ द्यायची. मी पत्रही दिलंय रिक्वेस्टही टाकलेलं आहे आणि ह्याच्यातून दिस इज अ सोशल वर्क. हे काय राजकीय विषय नाही किंवा इलेक्शनचा विषय नाही. सगळ्यात राजकारण कशाला आणायचं. काही गोष्टी अबव बोर्ड केल्या पाहिजेत ना पॉलिटिकली. ते मला माहिती नाही. मी अपॉइंटमेंट मागते ऑन रेकॉर्ड. बँगलोरमध्ये खासदारांनी असं लेटर दिलेलं आहे कंपन्यांना आणि पीसी मोहन मगाशी मी पीसी मोहनचे माझे अतिशय कौटुंबिक संबंध आहेत. मी पीसी मोहनांकडून पत्र मागवते तो ड्राफ्ट मागवते आणि तो पाठवून देते. आता ठरलं ना पत्र द्यायचं. नाही आज करिश्मा नसतो ही सेवा आहे. ठाकरे फॅमिलीचं योगदान बाळासाहेब आणि त्यांची कुटुंब आणि बाळासाहेबांचं कुटुंब म्हणजे फक्त ज्यांचं ठाकरे आडनाव नाही. शिवसेनेतला प्रत्येक कार्यकर्ता हा ठाकरेच आहे. कारण का त्या सगळ्यांनी प्रेमाने विश्वासाने संघटना शून्यातून उभी केलेली आहे आणि आज त्यांच्या कुटुंबातले 2 लोक येत असतील एकत्र तर मी अर्थातच त्याचं मनापासून स्वागत करीन आणि पहिल्या दिवसापासून करते. काहीतरी गोष्टी कधीतरी हिसाब किताब कुछ तो चीजें दिल से करनी चाहिए यार. माणूस की आहे का नाही काय. मी तुम्हाला सांगू यश आणि अपयश हे प्रत्येकाच्या आयुष्यात येतं. म्हणून बाळासाहेबांचं योगदान हे महाराष्ट्राचा इतिहास आणि देशाचा इतिहास जेव्हा जेव्हा लिहिला जाईल तो कुठलीही ताकद त्याला संपू शकत नाही. असं कोणीच कोणाला संपू शकत नाही. म्हणजे आमचाही भ्रम असा असेल की मी तुम्हाला संपवीन तुम्ही असं नसतो आयुष्यात. प्रत्येकाचं योगदान असतं आणि त्या योगदानाचा मान सन्मान झालाच पाहिजे. ह्यालाच सशक्त लोकशाही म्हणतात. मुळात ज्या एका मुद्द्यावर दोन्ही ठाकरे एकत्र येत आहेत तो मराठीचा मुद्दा आहे. आता राष्ट्रवादीची तीच भूमिका होती म्हणजे दोन्ही राष्ट्रवादी दोन्हीच्या नाही मी आमच्या सांगू शकते त्यांचं मी कसं सांगणार. दादांनी स्पष्टच केलं होतं की पहिलीपासून इंग्लिश शिकवायची गरज नाही त्यामुळे तो मुद्दा समविचारी दिसतो. तो त्यांच्या सरकारने घेतलेला अयोग्य निर्णय होता असं मला वाटतं. तो आता योग्य झालाय त्याचं मी स्वागत करते. एकत्र येत आहे त्याचं तुम्ही स्वागत करताय पण पॉलिटिकली राज्याच्या राजकारणावर त्याचा कितपत परिणाम होईल असं तुम्हाला वाटतं. मी तुम्हाला सांगू काय राज्याचं प्रत्येक गोष्ट फक्त राजकारणात बघायची नसते. राजकारण हे काय फक्त सत्ता लाल दिवा याच्यासाठी नसते. सत्ता ही तुमच्या आयुष्यात एक चांगला बदल घडवण्यासाठी असते. त्याला एक काहीतरी आपला गोल असतो. त्याला काहीतरी असतं ना असं थोडी असतं. पुण्यात काल दिवसात महिलेवर जे अत्याचार त्यानंतर महिलांच्या सुरक्षेवर कुठेतरी पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं. तो आहेच ना क्राईमचा इश्यू आणि डेटा केंद्र सरकारचा डेटाच दाखवतो ना की महाराष्ट्रात क्राईम वाढलेला आहे. कोण जबाबदार. सरकार जे सरकार असतं त्याला या जबाबदाऱ्या सिलेक्टिव्हली होऊ शकत नाही ना.
सरकारच जबाबदार आहे आणि काही नैतिकता आहे का नाही. पुन्हा पहिलाच प्रश्न येतो समावेशी गावासंदर्भामध्ये सध्या स्थानिक पातळीवर दोन मतप्रभाव आहेत. त्यात खासदार म्हणून वैयक्तिक काय वाटतं त्या गावच्या एखाद्या परिसरात नेमकं काय निर्णय मला असं वाटतं की जो सगळ्यांचं जे एक मत असेल तो निर्णय आपण घ्यावा. जो लोकप्रतिनिधी, मी लोकांची प्रतिनिधी आहे, त्याच्यामुळे लोक म्हणतील तो निर्णय असला पाहिजे. त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे, जर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मला वेळ दिली, जी मी मागते वारंवार त्यांच्याकडे, खूप विनम्रपणे वागते की बाबा तुम्ही आम्हाला वेळ द्या, म्हणजे आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत. मी पक्षाचा विषयच नाहीये, हा राजकारणाचा विषय नाही, हा एक सामाजिक महत्वाचा प्रश्न ज्याचे इंटरनॅशनल रेपरकशन्स आहेत. हिंजवडीची ओळख फक्त महाराष्ट्र आणि देशापुरतं नाही, इंटरनॅशनली आहे. त्याच्यामुळे ह्याच्यात लक्ष घालणं अतिशय महत्वाचं आहे. म्हणून मी विनम्रपणे माननीय मुख्यमंत्र्यांना वेळ मागते की हिंजवडीच्या इश्यूमध्ये तुम्ही आम्हाला 5 मिनिटं द्या, दोन्ही बाजू ऐकून घ्या. तुम्ही माननीय मुख्यमंत्री आहात, तुम्ही योग्य तो अभ्यास करा आणि योग्य तो निर्णय घ्या आणि आम्हाला या प्रश्नातून मुक्त करा. प्रश्न सोल्युशन मोडमध्ये आहोत आम्ही. ज्याच्यातून माझं म्हणणं आहे की ज्याच्यातून हे प्रश्न लवकर सुटतील तो योग्य तो निर्णय सरकारने घ्यावा. यांची सगळ्यांची इच्छा आहे की एक स्वतःची अथॉरिटी हवी. काही IITचे लोक जे पिंपरी चिंचवडला सांगतात त्यांना म्हणतात की हे कॉम्पिटंट होत नसेल तर तुम्ही तेही करा, काहीतरी करा म्हणजे झालं. ताई तुम्ही वारंवार म्हणता की मुख्यमंत्र्यांना वेळ मागते, मात्र मुख्यमंत्र्यांनी तुम्हाला वेळ दिला नाही, उदासीन आहेत असं तुम्हाला वाटतं मुख्यमंत्री? मला नाही माहिती आता याचं उत्तर मी कसं देणार. वेळ मागायचा मी जे करू शकते ते मी सांगते, त्यांच्याबद्दल आय कॅन थिंक फॉर टू. मी स्वतःचा विचार सांगू शकते. दोघां ते असं करत असतील असं कसं मी सांगणार. जसं 2 ठाकरे एकत्र येण्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून, दोन्ही पवार एकत्र यावेळी ती पण चर्चा या ठिकाणी सुरू आहे. त्या अनुषंगाने काही चर्चा झालेली आहे किंवा काही प्रस्ताव दोन्हीकडनं कुठं आलेला आहे? आता तर काहीच चर्चा नाही. याचं कारण आम्ही सगळेच आपापल्या कामात व्यस्त आहोत राज्याच्या आणि देशाच्या सेवेसाठी. आणि त्याच्यामुळे आता उद्धवजी आणि राजजी एकत्र येत आहेत, त्याचं मी मनापासून स्वागत करते आणि इट्स द राईट थिंग टू डू. म्हणजे मला खरंच मनापासून आनंद आहे. कारण का मी स्वतः बाय स्वभाव मला फारसा कॉन्फ्लिक्ट बाय नेचर आवडत नाही. कॉन्फ्लिक्टमध्ये खूप वेळ वाया जातो असं माझं मत आहे. लढत राहायचं. त्यामुळे ते दोघांची एवढी मोठी ताकद महाराष्ट्राच्या हितासाठी एक होते. त्याच्यात माझाही स्वार्थ आहे. याचं कारण असं की माझं देश पहिला, मग राज्य, मग पक्ष आणि मग कुटुंब. तर जर आपल्या सगळ्यांचं मत म्हणजे राज्य आणि उद्धवजी एकत्र येण्यामुळे जर राज्याचं भलं होत असेल तर इट्स द राईट डिसिजन. आपण मुंबईवरला आलो तर पत्रकार परिषद हाँ पटकन काय आज आपने ये एरिया का दौरा किया है, क्या मेरी सामने आया है? बड़ी विनम्रता से मैं कई महीनों से सालों से मैं महाराष्ट्र की सरकार को विनती करती हूँ कि एक डिसीजन आप लीजिए. अभी जो मैनेजमेंट इस एरिया में राजीव गांधी इंफोटेक पार्क पे हो रहा है वो ठीक से नहीं हो रहा है. इट नीड्स अ मच ब्रॉडर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. तो यहाँ 2 मांगे हैं. एक मांग ऐसी है कि ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो. कई लोगों का सुझाव है कि PCMC पिंपरी चिंचवड़ में जाए. ये दोनों का समन्वय मेरी विनती है महाराष्ट्र की माननीय मुख्यमंत्री की. मैंने बहुत बार उनका टाइम भी इसके लिए मांगा है और मेरी विनती है कि वो हर MLA MP हर स्टेक होल्डर को बुला के एक मीटिंग अगर उन्होंने करवाई तो हम सबकी तरफ से उनको सुझाव भी दे सकते कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और सब ने मिलके इसमें सोल्यूशन निकालने की जरूरत है. कॉर्पोरेशन लिमिट में ये अगर एरिया जाने से यहाँ के जो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाएंगे क्या? मेरा कहना है कि सरकार ने जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि बहुत सारा रेवेन्यू यहाँ से जाता है. इट्स अ रेवेन्यू मेकिंग. आई मीन दुनिया में हिंजवड़ी की जगह आपको याद होगा जब इसकी शुरुआत आदरणीय पवार साहब ने की थी तो बड़ी लंबी सोच के की थी और पहले 10-25 साल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुंदर रहा यहाँ पर. 5-6 साल में ही यहाँ गड़बड़ हुआ है. जिस तरह से ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ है, नाले बंद हुए, इसी के कारण ये सब खराब हो रहा है ना. यहाँ बताइए यहाँ पे PMRDA में 16 स्पॉट ऐसे आइडेंटिफाई किए जिसके कारण वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है या फिर कई जगह ट्रैफिक कंजेक्शन होता है. इसके लिए यहाँ की लोकल बॉडी इंक्लूडिंग PMRDA भी रिस्पॉन्सिबल है क्या? बिल्कुल है. जो भी देखिए अभी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें फंसने से आगे हमको सोल्यूशन चाहिए. हमको 16 पॉइंट्स खोल के चाहिए. ये होमवर्क तो सबने मिलके ही किया है. हम सब ने इन सब ने ही तो ढूंढे नाले. ये मैडम है, ये सरपंच, इन सब ने मिलके होमवर्क किया है. कई NGOs है, ये सबकी ताकत है. इन्होंने ही तो होमवर्क करके बताया सरकार को
कि भैया ये सब रेड फ्लैग एरिया है, इसको खोल दीजिए, नहीं तो पानी नहीं जा पाएगा यहाँ से। आज आपने यहाँ पे विजिट की है, मीटिंग की है, लेकिन गवर्नमेंट से क्या मांग रहे हैं, उसके लिए क्या फॉलो अप करेंगे? नहीं, मेरा तो हर हफ्ते, अभी तो मैं महीने में एक बार आती थी, अभी 2 बार आऊंगी जब तक ये सॉल्व नहीं होता। एक, और गवर्नमेंट की जो मांग है वो तो हर हफ्ते में रखते है। PMRDA को है, नेशनल हाईवे की बहुत मदद होती है हमें, लेकिन इंडस्ट्री मिनिस्टर्स को अगले हफ्ते हमने टाइम मांगा है, और MSCB के बहुत सारे काम पेंडिंग है, वो है। कलेक्टर साहब से बात हुई है, PMRDA हेड से बात हुई है, हम लगातार इन सबके कांटेक्ट में रहते हैं। गवर्नमेंट सीरियस नहीं है कि जिस तरीके से ऐसा सुनने में आया है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी मीटिंग ले रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। अगर लिए तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर मीटिंग ले रहे तो इंडिपेंडेंट नहीं ला, हर स्टेक होल्डर को उन्होंने बुलाना चाहिए, ऐसी हमारी विनती रहेगी। बहुत सारे NGOs यहाँ काम करते हैं, पत्रकार काम करते हैं, हम MLA है, MP है, सरपंच है, सबको बुला के मीटिंग लेनी चाहिए कि सबके वो ग्राउंड क्या रियलिटी, उसका फीडबॅक भी हम दे सकें। और हम नाही आज नाही, 8 तारखेला माझी मीटिंग, आज नाही, आज त्यांच्या सगळी टीम 100% हजर होती। हेच तर आम्ही माननीय मुख्यमंत्र्यांना सांगू पाहतोय, हेच तर आम्ही माननीय मुख्यमंत्र्यांना सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की माननीय मुख्यमंत्र्यांनी अर्जंटली ह्याच्यात जातीने लक्ष घालावं। हे मी किती दिवस म्हणते, म्हणून तर मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना वेळ मागते की माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ह्याची एक अर्जंट मीटिंग बनवून ह्याच्यातून मार्ग काढायला पाहिजे। कारण का खूप विश्वासाने इथल्या लोकांनी जमिनीही दिल्या, आणि द होल आयडिया ऑफ दिस प्रोजेक्ट जे आपल्याला सार्थ अभिमान आहे, अशी ही राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क आहे, आणि आपली सगळ्यांची नैतिक जबाबदारी आहे। ह्याच्यात मी राजकारण अजिबात आणू देत, मी महाराष्ट्राच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांवर ह्याच्यासाठी टीका टिप्पणी करत आहे। माझं म्हणणं आहे, आम्हाला वेळ द्या आणि मार्ग काढून द्या, एवढीच आमची मागणी। अर्थातच राज्य सरकार, इट्स PMRDA आणि MIDC हे काही स्थानिक लोकांचा विषयच नाही ना, आणि एवढं मोठं इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रामपंचायती इच्छा असेल तरी त्यांना तेवढा स्कोपच नाहीये ना, त्यांचा कामाचा स्कोप तेवढा मोठा नाही, त्यामुळे ग्रामपंचायतला कसं तुम्ही जबाबदार ठरणार? एवढं मोठं इन्फ्रास्ट्रक्चर करायला मुंबई पुण्यासारखं मोठं त्याचा ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बॉडी पाहिजे, आणि त्याची मागणी आम्ही करतोय ना, वारंवार करतो। आणि आता मी टीका करण्याला बसलेच नाही, आय एम इन सोल्युशन मोड, आम्हाला मार्ग काढून द्यावं। टीका काय करायची, टीका दिसतीये सगळ्यांनी डोळ्याला, अजून काय करणार? थँक्यू। हो, मी जात नाही कुठे, 8 तारखेला आम्ही जाणार आहे। आता बढ़ते अगली खबर की ओर। आप नेता ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। बिहार में साल के अंत तक संभावित विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गरमाने लगा है। वोटर लिस्ट में संशोधन को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोला है। ढांडा ने आरोप लगाया कि भाजपा ईवीएम से नहीं बल्कि वोटर लिस्ट में हेरफेर कर चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली चुनाव में भी भाजपा ने यही रणनीति अपनाई थी और अब बिहार में वही दोहराया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये एक सेट मोडस ऑपरेंडी है। जिस भी स्टेट में चुनाव होता है, पहले सब लोग कहते थे कि मशीन में कुछ गड़बड़ है, मशीन में कुछ गड़बड़ है। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले ये खुलासा किया था कि भारतीय जनता पार्टी मशीन में नहीं बल्कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके वोट काट के फर्जी वोट जुड़वा के चुनावों के नतीजों को प्रभावित करती है। हर राज्य के चुनाव से पहले ये खेल शुरू हो जाता है और चुनाव आयोग इस पे आंख बंद किए रहता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भी बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट के अंदर काटछांट की गई। बीजेपी के फेवर में रिजल्ट को टिल्ट करने के लिए वो सारी कार्रवाई की गई। खुद अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा में 1.5 लाख कुल वोटर हैं, उसमें से 50,000 से ज्यादा वोट काटे गए उनकी विधानसभा, मतलब 1/3 विधानसभा आपने खत्म कर दी। इस पैमाने पर वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ होती है और उस पर चुनाव आयोग आंखें बूंद के बैठ जाता है। अब यही खेल बिहार के अंदर खेला जा रहा है। चुनाव आने से पहले वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर जगह जगह पर वोट काटे जाएंगे, जो उनके फेवरेबल वोट नहीं है वो काटे जाएंगे और फर्जी वोट वोटर लिस्ट के अंदर जोड़े जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का एक सेट मॉडस ऑपरेंडी है। चुनाव आयोग को इस पूरी चीज को बहुत नजदीकी से देखना चाहिए और इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि अगर लोकतंत्र में अगर चुनावी प्रक्रिया वोटिंग ही अगर न्यूट्रल नहीं होगी तो फिर लोकतंत्र में विश्वास कैसे रहेगा सारी पार्टियों का।
बढ़ते अगली खबर क्यों। तेलंगाना के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव मंदिर पहुंचे। तेलंगाना के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव के मंदिर आगमन को लेकर यह खबर सामने आई है। इस अवसर को केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उनके नेतृत्व को शांति और आस्था से जोड़ने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। एन रामचंद्र राव, जिन्हें 1 जुलाई 2025 को तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ने भाद्रिया लक्ष्मी मंदिर चार मीनार में पूजा अर्चना की पुष्टि की गई। यह कार्यक्रम उनके आधिकारिक कार्यभार ग्रहण के बाद आयोजित हुआ था। 5 जुलाई 2025 को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है और तुरंत उसके बाद सामाजिक और धार्मिक समरसता दर्शाने वाला यह कदम उठाया। The charge is being taken after my declaration as President of the Telangana State Unit of BJP. Sri Kishan Reddy would hand over the charge to me at 11 a.m. in the state office. So before that, we have come here in large numbers before the Bhagyalakshmi temple at Charminar to pray the goddess. We pray the goddess that the people of Telangana should get BJP government and after whenever the elections are held, and people of Telangana should be, and also the country should be prosperous, healthy, happy, and that was what was prayed before the deity Bhagyalakshmi temple. And I definitely, after taking the charge, I would speak on other subjects at the state office during the press conference. But my visit to the Bhagyalakshmi temple is only to take her blessings and also for the BJP and for the people of Telangana. ना मोबाइल जरा अंदर मोबाइल हरीश ओकेना ओके रेडी ఇంకా లేవద్దు రైట్ మొబైల్ డౌన్ ఫ్యామిలీ ఫోటో వాళ్ళు डाउन मोबाइल प्लीज मोबाइल दूर मोबाइल लिए रखा रे मोबाइल मोबाइल बंद भैया भैया लो नहीं ब्रदर मोबाइल फोन या जिसका हो गया हाथ से भाषण न करें, वहाँ पे ठहरिए बेटा थोड़ा। चलेगा ना ये रोड दूंगा ना मोबाइल डाउन डाउन प्लीज मोबाइल अम्मा। बढ़ते अगली खबर क्यों। पटना में व्यवसायी की हत्या, कांग्रेस बोली बिहार में गुंडा राज। बिहार राजधानी पटना में दिन दहाड़े प्रतिष्ठित व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बिहार में अब गुंडा राज कायम हो चुका है। उन्होंने कहा है कि अपराधी खुलेआम वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है। पटना जैसी राजधानी जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात रहते हैं, वहां एक सम्मानित व्यवसायी की सरेआम हत्या कर दी जाती है। यह कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज है। प्रेमचंद्र मिश्रा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे राज्य में आम नागरिकों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह असफल साबित हो रहे हैं। बिहार में वस्तुतः गुंडा राज हो गया। जब जो मर्जी अपराध करता है चला जाता है और पुलिस देखती रहती है। जब राजधानी पटना में जहां इतने सारी सुरक्षा बल की व्यवस्था रहती है, तब एक प्रतिष्ठित उद्योगपति व्यापारी की हत्या हो जाती है और सरकार के लोग बैठे दावा करते हैं कि ये कानून का राज है। ये कानून का राज नहीं है। अब नीतीश कुमार जी और बीजेपी की सरकार लोगों की जान माल की हिफाजत करने में विफल साबित हो रही है। ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, कोई पहली घटना नहीं है। अब तो स्टेट कैपिटल में ये घटनाएं लगातार होने लगी हैं। आखिर हमारा प्रशासन कर क्या रहा है? और राज्य के गृह मंत्री तो स्वयं मुख्यमंत्री हैं। जवाबदेही तो तय होनी चाहिए।
आखिर ऐसी घटनाएं क्यों बार बार हो रही हैं, अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ गया है। मैं सोचता हूँ बहुत चिंताजनक हालत बिहार की है। सरकार में बैठे लोगों को तत्काल ठोस कदम उठाने होंगे। लेकिन लोग जंगल राज की संग रहते थे। बढ़ती अगली खबर की ओर। मनसे ने 5 जुलाई को बताया विजय दिवस, कहा मराठी अस्मिता की जीत। वरली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संदीप सुधाकर देशपांडे ने 5 जुलाई को विजय दिवस करार देते हुए कहा कि यह दिन मराठी अस्मिता और भाषा की जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन है। हम केवल कार्यक्रम स्थल पर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में इस दिन को मराठी लोगों की जीत के रूप में मना रहे हैं। यह रैली किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बल्कि मराठी भाषा पर जबरन हिंदी थोपे जाने के विरोध में जनता की भावना है। देशपांडे ने आगे कहा है कि यह आंदोलन किसी दल या नेता का नहीं बल्कि आम मराठी नागरिकों की पहचान और सम्मान से जुड़ा है। सर, किस तरह से आज दो भाई एक मंच पे आने वाले मराठी मुद्दाओं को लेकर किस तरह से? So it's a historic day and we are celebrating not only in this particular venue but all over Maharashtra. Marathi Manus is celebrating 5th July as Victory Day because the way our government was trying to impose Hindi on us, it's a victory against that. सर, कई दिनों से चर्चा चालू थी कि दो भाई एकजुट होने वाले इलेक्शन को लेकर पहले। See, I don't think you should look at this all victory rally in a political angle. This is not a political rally. It's a victory of Marathi Manus. क्या लगता है कि दोनों भाई में एकजुट होना चाहिए आने वाले इलेक्शन में? Again, I am telling you, it is for both of them to decide what political agenda would be in future, and whatever they decide, we are with them. क्या फोकस रहेगा पूरे सभा में? Today it's a victory rally. I don't think it's a political event. So you should not look it with a political angle for this victory rally. कांग्रेस और राष्ट्रवादी या जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से कौन आने वाला है? I'm not aware of it. Maybe Mr. Nandgaonkar and Sanjay Raut could tell you better about this. बढ़ते अगली खबर की ओर। पटना में व्यवसायी की हत्या पर जेडीयू का बयान। बिहार राजधानी के गांधी मैदान के पास व्यवसायी गोपाल खेमका की हुई हत्या पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि गोपाल खेमका की हत्या कैसे हुई, यह हमारे लिए एक चुनौती है। जिस स्थान पर यह घटना हुई है वह बेहद ही संवेदनशील इलाका है। नीरज कुमार ने जानकारी दी कि पटना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन कर दिया है। उन्होंने भरोसा जताया है कि वह बहुत जल्द इस मामले में ठोस नतीजे सामने आएंगे और अपराधियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। स्वाभाविक रूप से सवाल तो स्वाभाविक है। गोपाल खेमका जी यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योगपति थे। हॉस्पिटल भी इनका संचालित होता था, इनका विभिन्न स्कूल भी संचालित होता था। इनकी जिस ढंग से हत्या की गई वो हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण है। 2018 में इनके पुत्र गुंजन खेमका की हत्या हुई थी, उसमें भी अपराधी गिरफ्तार हुए थे, उन पर मुकम्मल कार्रवाई हुई थी। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौतीपूर्ण विषय है कि गांधी मैदान के बगल में जिस ढंग की आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस ने तत्काल इसमें एसआईटी गठित किया है सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में, और हमारी उम्मीद है कि नतीजे भी बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि हत्या होती है, कई घंटे तक पुलिस नहीं आ रहे, आप पहुंचे मौके पर। अब तो सवाल वो भी है कि आप लोग कहते हैं कि बिहार में पुलिसिंग। इस संबंध में मैंने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि अद्यतन जानकारी दीजिए। मुझे जो जानकारी दी गई है कि गोपाल खेमका जी की को जब गोली लगी उसके बाद उनके परिजन उनको मेडिवर्सल हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल से ही खबर पुलिस को किया गया। अब ये पूरे टाइमिंग के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम क्या है। ये महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए भी है कि भाई पुलिस तत्काल कितने देर में पहुंची। इन तमाम तथ्यों की जानकारी एसआईटी जब बनाए तो इन सब तथ्यों की जानकारी लेगा और अपराध करने वाला का उद्भेदन, उसके कारण का उद्भेदन, ये हमारे लिए एक चुनौती है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द इसके नतीजे भी आ जाए। लेकिन सवाल ये है कि राजधानी पटना में दिन दहाड़े गोली मारना, आखिर पुलिसिंग पर तो सवाल अब खड़ा हो रहा है। भाई घटना से कोई इनकार तो कर नहीं रहे हैं, घटना हुई है, कार्रवाई भी होने का हमने भरोसा दिया है। लेकिन अब तो विमर्श का विषय अभी यह नहीं है, विमर्श का विषय यह है कि अपराधी जितना जल्दी कानून के जद में आए। लेकिन आप लोग पिछले सरकारों को कहते थे जंगल राज है, अब तो अब विपक्ष के लोग कह रहे हैं महाजंगल राज, राक्षस राज आ गया। ये कौन सा राज है? कार्रवाई नहीं होता तब ना,
पुलिस इसमें संवेदनशील नहीं होती तब ना। जब डीजीपी फोन पर खुद बता रहे हैं कि एसआईटी का गठन हुआ, तो सवेरे बताया होगा उन्होंने, रात बताया होगा, जब भी बताया होगा, इसका मतलब कि संवेदनशीलता है। डीजीपी स्तर के पदाधिकारी भी सक्रिय हो गए आपराधिक घटना होने के बाद, तो ये तो भाई एक्शन टेकन जो होगा वह भी महत्वपूर्ण होगा। बढ़ती अगली खबर क्या, राजौरी गार्डन में नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में नवनिर्मित सड़क का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर स्थानीय पार्षद, क्षेत्रीय निवासी और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। मंत्री सिरसा ने बताया कि यह सड़क क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे अब पूरा किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस नई सड़क से न सिर्फ ट्रैफिक की समस्या में कमी आएगी, बल्कि लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा भी मिलेगी। स्थानीय लोगों ने मंत्री और प्रशासन का आभार जताया और उम्मीद जताई है कि आगे भी क्षेत्र में इसी तरह की विज्ञापन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे का किया स्वागत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर स्थित पर्यटक गेस्ट हाउस में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे का गर्मजोशी से स्वागत किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह यात्रा आस्था, साहस और आत्मिक शांति का प्रतीक है। उन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि उत्तराखंड सरकार यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि राज्य सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग को और अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने यात्रियों से आग्रह किया कि वे यात्रा के दौरान नियमों का पालन करें और उत्तराखंड की संस्कृति और प्रकृति को सुरक्षित रखने में सहयोग करें। नहीं, फोटो नहीं आ पाएगा, अगर आपका फोटो नहीं आएगा आपसे नहीं है वो भी बढ़ती अगली खबर क्या, सचिन पायलट ने बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग की जल्दबाजी पर सवाल उठाए। बिहार में चल रहे विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि इतनी जल्दबाजी से चुनाव प्रक्रिया पर संदेह पैदा होता है और पारदर्शिता जरूरी है। पायलट ने बताया है कि विपक्षी दलों की टीम ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर सवाल किए हैं, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। उनका मानना है कि यदि किसी मतदाता को वोट का अधिकार से वंचित किया गया है तो यह संविधान के खिलाफ होगा। बढ़ती अगली खबर क्या, सिलीगुड़ी में पहली बार मनाया गया है टॉय ट्रेन दिवस। नॉर्थ बंगाल पेंटर्स एसोसिएशन के सचिव सुजॉय मिश्रा ने बताया कि आज 4 जुलाई को पहली बार टॉय ट्रेन दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन की खासियत यह है कि 4 जुलाई 1881 को सिलीगुड़ी स्टेशन से दार्जिलिंग स्टेशन तक टॉय ट्रेन की पहली यात्रा हुई थी। सुजॉय मिश्रा ने कहा है कि यूनेस्को ने इसे पहले ही विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। इस दिवस को मनाने से टॉय ट्रेन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि वे चाहते हैं कि इसे दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय टॉय ट्रेन दिवस के रूप में मान्यता मिले। सेक्रेटरी सर, आप आज क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं और कैसे? आज टॉय ट्रेन डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस अगर बोले तो 4 जुलाई 1881 में फर्स्ट जर्नी हुआ था फ्रॉम सिलीगुड़ी टाउन स्टेशन टू दार्जिलिंग स्टेशन। तो उस दिन को पहले कभी सेलिब्रेट नहीं किया गया, तो इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब बोल सकते हैं इसको बर्थडे ऑफ टॉय ट्रेन। तो कितना ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है या इस रीजन के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है? देखिए, ऑलरेडी यूनेस्को ने इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया है, तो उस हिसाब से इसका इम्पोर्टेंस तो है ही ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इस दिन को पहले कभी सेलिब्रेट नहीं किया गया, तो इस दिन के सेलिब्रेट करने से एक तो ये होगा, जो हम लोग को जो एरिया से जो भी इंसान है सबको पता चलेगा कि कौन सा दिन फर्स्ट डे सेलिब्रेट किया गया था, मतलब कौन सा दिन में फर्स्ट जर्नी हुआ था। एंड टूरिज्म के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाहर से दार्जिलिंग एंड टॉय ट्रेन एकदम इसका मतलब साथ साथ ही है। तो बहुत सारे लोग, टूरिस्ट लोग आते हैं कि बाहर से कि इसको देखने के लिए, इसको एंजॉय करने के लिए, तो उसको सबको पता चलेगा। ये तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग का इंटेंशन यही है कि इसको इंटरनेशनल टॉय ट्रेन डे का रिकॉग्निशन मिले वर्ल्ड वाइड। जैसे कि दूसरा डे सेलिब्रेट किया जाता है, उस हिसाब से टॉय ट्रेन डे को भी वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि माउंटेन रेल
हम लोग जो पता लगाए ये फर्स्ट माउंटेन रेल डीएचआर ही है, तो उस हिसाब से इसका एक अच्छा रिकॉग्निशन इस टाइप का भी मिलना चाहिए। कितना खुश है आप लोग, जैसे पहला बार आप लोग इस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत ही खुश है, क्योंकि हम लोग पहले सोचे इस बारे में कि इसको भी सेलिब्रेट किया जा सकता है। उस हिसाब से हम लोग एक इनिशिएटिव लिए, हम लोग डीएचआर के साथ बात किए, जो ऋषभ चौधरी है डायरेक्टर, उनको एक मीट भी किए, मेल भी किए थे। उसके बाद उन लोगों ने बहुत सारा एक्सेप्टेंस भी किए हैं, तो उस हिसाब से हम लोग बहुत खुश है। एंड थैंक्स टू हम लोग के साथ में, क्योंकि टाइम बहुत कम मिला था, टेक्नो इंडिया ग्रुप जो लोग हम लोग के साथ में हम लोग को सपोर्ट कर रहा है, तो थैंक्स टू देम।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। बढ़ती खबर, कुलदीप सिंह तंवर ने 4 लेन प्रोजेक्ट से प्रभावित पंचायतों और नुकसान पर जताए। हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने कैथली घाट से ढली तक कम से कम 9 पंचायतों में 4 लेन प्रोजेक्ट के कारण हो रहे नुकसान और विस्थापन को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि NHAI द्वारा गवार भारत और SP सिंगला जैसी कंपनियों को सौंपे गए प्रोजेक्ट में उचित निगरानी और समयबद्ध क्रियान्वयन का अभाव है। डॉक्टर तंवर ने बताया है कि कई घर गिर चुके हैं, कुछ गिरने के कगार पर हैं, साथ ही कृषि फार्मों को भी नुकसान पहुंचा है। मलबा डंपिंग साइट पर नहीं डालने से भी क्षेत्र में प्रदूषण और बाढ़ का खतरा बढ़ गया। उन्होंने कहा है कि इस परियोजना से केवल कुछ बड़ी कंपनियों को फायदा हो रहा है, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आर्थिक सहायता देती है। इसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट आज किसान सभा, CI2 और अन्य जन संगठनों ने और जितने यहाँ पर कम से कम जो 9 पंचायतें हैं जो इस समय कैथली घाट से ढली तक जो प्रभावित है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट दिया गया है 4 लेनिंग का, उसमें गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, भारत कंपनी है, SP सिंगला कंपनी है। ये लोग जिस तरीके से यहाँ पर पिछले दिनों में काम कर रहे हैं और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, उससे जो प्रभावित लोग हैं, कईयों के मकान गिर गए, कईयों के गिरने वाले हैं, लोगों के खेत खराब हो गए, लोगों के घरों के पास बाढ़ आने वाली है, जो अश्विनी खड्ड के साथ जो घर लगते हैं, उन सब जगह के लोगों ने मिलकर के ये सोचा था कि जो एक ऐसा माहौल हिमाचल में बनाया जा रहा है कि शायद ये केवल नेशनल हाईवे अथॉरिटी और राज्य और केंद्रीय सरकार ही इसके लिए दोषी है। मगर आज हम इस बात के ऊपर फोकस करना चाहते थे
कि ये जो सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का हो, वो एयरपोर्ट का हो, रेलवे लाइन का हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का हो, इसमें जो कंपनियां काम करती है सबसे ज्यादा लाभ उनको होता है, खरबों रुपए का होता है। वो उसके लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड में सत्ता पक्ष की पार्टियों को, विपक्ष को भी पैसा देती है, और उसके बाद उनके पेरोल के ऊपर जितने स्टेक होल्डर एजेंसीज होते हैं वो हैं। मगर जिस तरह से उनकी डीपीआर बनाई जाती है और जिस तरह से उसे एग्जीक्यूट होना है, वो मौके के ऊपर नहीं होता है। लोगों का सारा ध्यान कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी, प्रशासन, पुलिस उसके ऊपर रहता है, पर सारे का सारा जो दोष है, हमारा ये माना है किसान सभा का, कि जो कंपनियां वहां पर काम कर रही है, जो लूट खसूट कर रही है, और जो जिस तरह का वो मुनाफा, वो बहुत ही मुनाफा इन प्रोजेक्टों के अंदर है। केवल 10 किलोमीटर 985 मीटर की जगह है ये जो कैथली घाट से ढली है, उसके लिए ये जो इसको गावर कंपनी को काम मिला है 2070 करोड़ रुपया। 200 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर बनना है और उसके अंदर उनका काम नहीं हो रहा है। जिस तरीके से वो मांग होती है लोगों की कि जैसे उनके घरों को खतरा पड़ रहा है, खेतों को पड़ रहा है, सारा मलबा डंपिंग साइट में ना डाल करके वो एक खड्डों के अंदर डाल देते हैं, वो जो नुकसान हो रहे हैं। तो इसलिए सरकार का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, उनका ध्यान, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की है क्योंकि वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, केंद्रीय सरकार की है, पर साथ में राज्य सरकार की भी उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2020 में जो एक नोटिफिकेशन हुई थी, डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जिसमें कंसर्न्ड जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, एक्सिन है, और जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, जैसे इसमें गावर है, एसपी सिंगला है, भारत है, और उसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, उनको उसके अंदर बुलाया जाता है हर महीने में। पर उसकी मीटिंगें कई बार साल भर में, अगर 2020 से आज तक हम देखें पिछले 5-6 सालों के अंदर बहुत ही कम हुई है। तो जिन लोगों को मुआवजा मिल जाता है, कि जिनकी जमीन जाती है, घर जाती है, वो तो एक बात है, मगर जो उससे बाहर जमीन है, अगर जैसे कल ये कमेटी बनी और वो इसका आकलन करेंगे तो उससे कई गुना जमीन इस समय जो इस प्रोजेक्ट के तहत अधिकृत की गई है, वो जमीन मलबे के कारण, पानी के कारण, बाढ़ के कारण वो प्रभावित हुई है और उसका कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है। इन सब मुद्दों को लेकर, और आज जो हमारा विशेष मुद्दा है, आज 29 जून और 30 जून को जो ये हमारे संजय वन के अंदर जो इतना बड़ा हादसा हुआ, जो हमारी बहन रंजना वर्मा जी इस समय बेघर है, एक एक जगह जा करके इस समय वो अकोमोडेशन ढूंढ रही है, एक विधवा है, वो प्रशासन ने, सरकार ने, मंत्रियों ने, जो भी आया सबने आश्वासन दिए, पर उनके लिए कोई इस समय घर का इंतजाम अभी तक नहीं हुआ है। कहा था कि उनके लिए रेंटेड अकोमोडेशन देंगे, सरकारी अकोमोडेशन दी जा सकती है, सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस में रखा जा सकता है, उनके संपर्क में कोई नहीं है। कल भी वो सारे में घूमती रही है। और जो 6 और बिल्डिंग्स और जिसमें 20 से ज्यादा परिवार प्रभावित है, नाम के लिए उन्हें बोल दिया गया कि उन्हें कहीं रखा जाएगा, पर वो किसी न किसी बंट करके लोगों के घरों के अंदर रह रहे हैं। तो जो एक ऐसे डिजास्टर के लिए हमें एक्टिवेट होकर के काम करना चाहिए था, वो उस स्तर के ऊपर नहीं हो रहा। तो हमारा मानना यह है कि इसमें जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसको पब्लिक किया जाए, क्योंकि उसमें जिम्मेवारी इस कंपनी की है, और इस कंपनी को तुरंत जो अभी रंजना वर्मा है उनको उसका मुआवजा दिया जाए, जो भी कमेटी के द्वारा जिस तरह भी इसका आकलन करना है समयबद्ध समय में, और जो बाकी अफेक्टेड जो घर है जिसमें दरारें आ गई, जो रहने योग्य नहीं रह गए हैं, उसके अंदर भी तुरंत एक सरकार को एक दबाव बनाकर कंपनी से उनका मुआवजा उन्हें दिलाना चाहिए। और जो इसमें जो टेक्निकल एक सबसे बड़ा पॉइंट है, ये यहाँ पर जो स्लोप प्रोटेक्शन वर्क्स कर रहे हैं, वो शायद सेमी अर्बन जो हमारा एरिया है उसके लिए ये करेक्ट नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कोई पहाड़ी है, उसके ऊपर कोई घर नहीं है, तो उसमें जो ये ड्राउटिंग करते हैं, जो एक रॉक बोल्टिंग करते हैं, वो ठीक है। पर जिस समय ये ड्रिल करते हैं, तो अगर 28 mm का उसमें सरिया डालेंगे, तो उससे 2 गुना 26 mm का वो उसमें होल करते हैं।
उस होल को करते समय सारी वाइब्रेशन होती है और सारे घर एक कच्चे हो गए, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। जब डीपीआर बनी उस समय जियोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल जो एक इसका असेसमेंट की जाती है, और अब जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये परिवर्तन आते जा रहे हैं, हम किसान सभा और इन ज्वाइंट हमारी जो संघर्ष समिति बनी है उसके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं इन प्रोजेक्टों को जो हिमाचल प्रदेश में ये बन रहे हैं इनको रिविजिट किया जाए, क्योंकि डीपीआर 10 और 15 साल पहले बनती है। मौके के ऊपर इस समय जो हालात है वो इससे बिल्कुल विपरीत हो चुके हैं और कैचमेंट टू कैचमेंट इसका प्रभाव गलत पड़ता है। कल हमने सारे एरिया का दौरा किया, वही प्रक्रिया इस समय जो हमारी पुजारली पंचायत में मझार है वहां पर भी इसी तरह की ड्राउटिंग इस समय हो रही है। उसके ऊपर जो प्राइमरी और एक मिडिल स्कूल है वो बिल्कुल एक गिर गया और एक गिरने वाला है। हमारे जाने के बावजूद भी शाम को 6-7 बजे भी उन लोगों ने काम बंद नहीं किया और ये दिन रात वहां पर डबल शिफ्टों में काम करते हैं मनी सेव करने के लिए। मजदूरों को 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे का काम करवाते हैं। तो इसलिए ये समस्या केवल एक गावर कंपनी की तो है, पर पूरे हिमाचल की जो आज ये दुर्दशा हो रही है तो ये इसका यही कारण है। और ये भी हम क्लियर करना चाहेंगे अंत में कि जो किसान सभा है वो डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, उसके माध्यम से टूरिज्म आएगा, मगर इसको साइंटिफिकली होना चाहिए। और उसमें जो रेगुलेटरी एजेंसी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, हमारा जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, उन लोगों को भी प्रशासन, पुलिस और पीडब्ल्यूडी के अलावा एक्टिवेट होना पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो किसान सभा ने तय किया है कि इस कंपनी जो कंपनियां काम कर रही है इनका काम बरसात के अंदर तुरंत सस्पेंड किया जाए, उस समय तक जब तक ये रिविजिट ना हो कि ये साइंटिफिकली जो अभी इन्होंने जो डिजाइन बनाए हैं, जिस तरह से काम हो रहा है। और जो कल लिंडी दहार के अंदर 90 फुट की जो दीवार गिरी है उसका भी यही रीजन है कि वो क्रेट वायल और उसके ऊपर सॉइल से जो यहाँ पर दीवारें बना रहे हैं वो हिमाचल के अंदर नहीं चलेगी। उसको ना टेस्ट करके इन्होंने लगता है कि हिमाचल को एक लेबोरेटरी बना के रखा हुआ है, ये कभी भी मान्य नहीं होगा। और अगर सरकार इस पे कोई कठोर कदम नहीं लेती, इनका काम सस्पेंड करके इंक्वायरी करा करके और दोबारा से इसको रिविजिट नहीं करती, तो हम इन कंपनियों को काम नहीं करने देंगे। ये तय किया गया है। धन्यवाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोगों के घरों को गिराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोगों के घरों को गिराना बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अवैध कटिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेतरतीब निर्माण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। करनी होगी, कष्ट की भरपाई करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। पर्यावरण के नुकसान की भरपाई करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। गावर कंपनी को ब्लैक लिस्ट करना होगा, करना होगा, करना होगा। गावर कंपनी पर कार्रवाई करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। होश नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जाने वगैरह को मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। जमीनों को मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। अब वक्त हो चलो दोस्तों ब्रेक की बात ही खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।